औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो ऐसे राइटिंग के ऊपर है। एक ऐसे होता है जो आप पेपर्स के अंदर लिखते हैं, जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल एम इंग्लिश करने जा रहे हैं या कोई भी आप ऐसे राइटिंग के अंदर जब या आप CSS के पेपर्स के लिए या कोई भी जो आप पेपर्स देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो ऐसे राइटिंग की रिक्वायरमेंट्स जो आपकी होती हैं वो क्या है। और दूसरा ये होता है कि एक ऐसे वो होता है कि जो बुक्स में पब्लिश होते हैं या आर्टिकल की फॉर्म्स में जो छपते हैं, तो उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं उस पर बात कर लूँगा। पहले हम आते हैं जो मेन जो टॉपिक है हमारा, ऐसे राइटिंग जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में या CSS के लिए जब आप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो क्या होती है, कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अगर आप ऐसे राइटिंग करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी दोनों में, मगर कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैं बता दूंगा बाद में आपको। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग। आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा वास्ट होनी चाहिए। जितनी आपकी रीडिंग वास्ट होगी उतना ही आपका ऐसे जो है वो उसके अंदर आप रेफरेंसेस दे सकेंगे, और रेफरेंसेस जितने ज़्यादा आप देंगे उतना ही इम्पॉर्टेंट होता जाता है, उतना ही आपके जो मार्क्स होते हैं उनकी जो आपकी यानी कि ऐसे की क्वालिटी बेहतर होती है। रेफरेंसेस ये नहीं है कि आप ऐसे बिला जवाब जो है आप कुछ भी आपके जहन में आता है तो आप कोटेशंस लोगों की डालते जाएं। रेलेवेंट होनी चाहिए, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हों, वो आपके माइंड में जो जो आ रही हैं आप उनको जो है वो वहाँ पे लिखेंगे पेपर्स के अंदर। या आप अगर वैसे कोई जिस तरह लिख रहे हैं कोई, तो आप उसमें कोटेशंस इस तरह से लिखेंगे। जितनी आप कोटेशंस ऐड करते जाएंगे उतना ही उसमें जो है वो बेहतरी आती जाएगी। तो उसके लिए एक्सटेंसिव रीडिंग, आपकी रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी तो वो फ़ायदा देगी आपको। दूसरी चीज़ ये कि ग्रामेटिकली आपकी जो है इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए। उसमें टेंसेस भी आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आ जाते हैं, जो मैं आपको पिछले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इम्प्रूव करना है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। आप जितना ज़्यादा पैशनेटली काम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही इंग्लिश जो है आपके माइंड में, ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा उसका, और उसके बाद जो है यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट इट। आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। फिर वो एक दफ़ा जब वो इंसर्ट कर दिया आपने, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा कि ये आप थोड़ा सा स्टेप, अगर ग्रामर का आप 2 मंथ्स कर लें और उसके बाद मुझे बताएंगे, तो मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो स्पोकन है उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा कि उसको किस तरह से उसके बाद आपने इम्प्रूव करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इंग्लिश को अपनी बहुत अच्छा बनाना है। प्रपोजिशंस की, आर्टिकल्स की, इनकी मिस्टेक्स जितनी कम होती जाएंगी उतने ही आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे जब आप कहीं भी ऐसे लिखेंगे। तरीका क्या होता है कि आप, एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे राइटिंग में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो कि आपको अब तक सिखाई गई होंगी। मोस्ट प्रोबेबली कई ग्रामर की बुक्स के अंदर जो है आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि जब आप एसेज कोई पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, व्हाटएवर, आपको पॉइंट्स इस तरह से बताए गए होते हैं। तो ये दोनों रिसर्च आर्टिकल्स के लिए भी, डिजर्टेशंस के लिए भी आपकी, और आपके जो ऐसे राइटिंग है या कोई भी आपकी है, तो उस सब के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने ये, इस चीज़ को आपने बिल्कुल जो है वो नहीं करना कि आपने फर्स्टली सेकेंडली नहीं करना। इस तरह से आपने नंबरिंग जो है नहीं देनी है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि आपने लिंकिंग वर्ड्स तलाश करने हैं। लिंकिंग वर्ड्स वो होते हैं कि जो सेंटेंसेस को आपस में एक रब्त को कायम रखते हैं, और पैराग्राफ्स के रब्त को भी कायम रखते हैं। कि पैराग्राफ्स जो आप लिख रहे हैं तो उनमें भी आगे एक रब्त कायम रहता है। अगर आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं मैं उनकी आपको डिटेल बता देता हूँ। आप उनको एक नोटबुक ले लें, एक पेंसिल ले लें या पेन ले लें, आप उससे लिखना शुरू कर दें। जो लिंकिंग वर्ड्स हैं आप रिपीट कर सकते हैं उसको, आप पीछे जाकर दोबारा इसको जो है वो सुन सकते हैं कि कौन से लिंकिंग वर्ड्स मौजूद हैं उसमें। अगेन लिंकिंग वर्ड है अगेन, however, nevertheless, nonetheless, likewise, similarly, on the other hand, on the contrary, as, and apart from that
आप लगा देते हैं वन कैन आर्ग्यू, इट कैन बी आर्ग्यूड, वन कैन क्लेम, इट कैन बी क्लेम्ड, वन कैन ऑब्जर्व। आप आय से कभी भी सेंटेंस नहीं बनाएंगे। जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होते हैं तो आय का जो कॉन्सेप्ट है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस व्हाट एवर, तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे। आप अपने बारे में खुद को मेंशन नहीं करते हैं, आप वन करके मेंशन करते हैं, आप आई करके नहीं करते हैं, या वी करके नहीं करते हैं, या यू करके आप जो है वो नहीं लिखते हैं। ऐसे जो यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती करते हैं और इसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं कि ये अच्छी इंग्लिश की जो है लिखने की ये उसमें नहीं आती ये चीज़। तो एक तो ये कि लिंकिंग वर्ड्स जो है इनकी काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। जब भी अब आपने कोई भी बुक जो है फॉरेन ऑथर्स की आपने पढ़नी है तो आपने उस पर गौर करना है कि पैराग्राफ्स के स्टार्ट में और सेंटेंसेस के स्टार्ट में उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ अगेन लगा के कॉमा लगा दिया, सिमिलरली लगा के कॉमा लगा दिया, लाइकवाइज करके कॉमा लगा दिया। अब बात चीज़ें ऐसी होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जब आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो कुछ जगहों पे आप एग्री भी कर सकते हैं और कुछ जगहों पे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने एक सीक्वेंस बनाना है, एक पर्टिकुलरली पैटर्न में लेके चलना है। किस तरह से कि आप एक टॉपिक को प्रॉपरली डिस्कस करें, जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरे टॉपिक की तरफ जाएं, फिर तीसरे टॉपिक की तरफ जाएं, रादर देन कि आप जो है वो पहले एक चीज़ मसलन आपने डिस्कस कर लिया पाकिस्तान को, उसके बाद आपने डिस्कस कर लिया इंग्लैंड को, फिर आपने डिस्कस कर लिया चाइना को, फिर आप पाकिस्तान पे आ गए, फिर चाइना पे चले गए, फिर इंग्लैंड पे चले गए, फिर पाकिस्तान पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी क्वालिटी को ख़राब करेंगी। आपने पहले एक प्रॉपरली इसको डिस्कस कर लेना है, एक कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आप मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट की तरफ। दूसरी चीज़ जो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने रेपिटिशन नहीं करनी है, चाहे वो सेंटेंसेस की रेपिटिशन हो, जिस तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है मैंने देखे हैं यहाँ पे कि वो क्या करते हैं कि एक सेंटेंस लिखा फिर इन अदर वर्ड्स, ये पाकिस्तानी जो आपकी ग्रामर्स जिन्होंने लिखी हुई हैं, बहुत सारे ग्रामर के लिखने वालों ने भी ये काम किए हुए हैं कि इन अदर वर्ड्स, या वो लिख देते हैं और करके दूसरा लगा देते हैं। मसलन के कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक वर्ड लिख दिया फिर और करके दूसरा लिख दिया, तो आपने अल्फाज बढ़ाने के लिए ख्वाम इस तरह का फ़्लो ख़राब नहीं करना है। आपने और लगा के और ये इन अदर वर्ड्स लगा के आपने सेंटेंसेस नहीं बनाने, एटसेट्रा आपने नहीं लगाना है। ETC जो आप लगा देते हैं तो वो भी आपने नहीं लगाना होता। ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है कि आपने शॉर्ट फॉर्म्स जो है नहीं लिखनी है। मसलन अगर 15 ईयर्स आ रहा है तो आपने 15 नहीं लिखना है उसको, आपने 15 FIFTWN 15 पूरा आपने लिखना है। 16 यानी कि आपने इन स्पेलिंग्स में लिखना है, आपने डिजिट्स नहीं लिखने हैं। ऐसे राइटिंग में ये आपकी क्वालिटी को ख़राब करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि कहीं पे कोई आपकी डेट्स आ जाती हैं, मसलन 1971 आ जाता है तो वहाँ पे आपकी मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज जो आपने इस तरह से लिखना है कि 15 ईयर्स 16 ईयर्स, तो आपने 15 करके ईयर्स नहीं लगाना है उसके साथ। दूसरी चीज़ उसमें ये भी आपने ख्याल करना है कि कुछ जगहों पे आप एग्री करेंगे तो वहाँ पे आप किस तरह के सेंटेंसेस वर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि चीज़ों को मिला रहे हैं, सिमिलरली या लाइकवाइज या वन कैन आर्ग्यू, इट कैन बी आर्ग्यूड, इस तरह की आप चीज़ें यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से, आप उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट तो ये था और इसके अलावा ये भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, चेंज करने के लिए सेंटेंस, अलग सेंटेंस लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, एट द सेम टाइम वन कैन आर्ग्यू, एट द सेम टाइम इट कैन बी आर्ग्यूड। तो उससे ये होगा कि या ऑन द कॉन्ट्रेरी, कि उसकी बात से बिल्कुल अलग, ऑपोजिट। तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि आपकी जो बात है वो ये होगा कि आपने इस तरह से भी नहीं करेंगे कि आपकी बात जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो और आप अपनी बात भी कर देंगे। या फिर एक और जिस तरह लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ क्लियर, क्लियरली, तो ये भी लिंकिंग वर्ड्स हैं। तो लिंकिंग वर्ड्स बेशुमार होते हैं। आपने इनकी एक लिस्ट बना लेनी है, जो मैंने बोले हैं इनकी लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद जो है इस लिस्ट को आपने बार बार पढ़ना है ताकि आप जब भी ऐसे करने जाएं या लिखने जाएं तो उसमें आपने
इस तरह से लिंकिंग करनी है सेंटेंसेस की और पैराग्राफ्स की। अगेन से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, या सिमिलरली लाइकवाइज नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। अगर आपने एक टॉपिक खत्म हो गया तो फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करना है। पैराग्राफ्स इतने लंबे नहीं होने हैं कि एक पेज या 2 पेजेस पे चले जाएं। पैराग्राफ हाफ पेज का कर लें, आप 1/3 पेज का कर लें, दैट्स इनफ। मगर ये नहीं करना है कि आपने 2 लाइन्स का पैराग्राफ कर दिया है या आपका पैराग्राफ ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये चीज़ जो है ये एक्सेप्टेबल अगेन नहीं होती है। फिर आप जो है उसमें इंट्रोडक्शन जो आपका जो समझ लें कि बिगनिंग है और एंडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने उस पर थोड़ा सा फोकस करना होता है। तो बिगनिंग को आपने किस तरह से करना है कि कोटेशन से स्टार्ट कर दें और कोटेशन से ही डिबेट आगे स्टार्ट कर दें। और जब एंडिंग आप कर रहे हैं तो उसमें आपने ये बताना होता है कि व्हाट डू यू थिंक, चाहे आप किसी कोटेशन से ही एंड कर दें जो कि किसी और कोई और राइटर जो आपकी बात से मुत्तफिक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कुछ आप जब एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, मसलन आपको एक टॉपिक दिया गया से फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के ऊपर, या कुछ भी ऐसी चीज़ें दी गई जो पॉलिटिक्स के ऊपर दे दिया गया, या कोई भी ऐसी चीज़ दे दी गई, या आपके लिटरेचर में जिस तरह से है, तो आपको कुछ भी टॉपिक दे दिया गया, तो आप उस पर जब जाके किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ेंगे, आप ऑब्वियसली रीडिंग करेंगे कि लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या कहा, और उसमें से फिर आप क्या सिलेक्ट करेंगे। कुछ राइटर्स आपको मिलेंगे जो उसके हक में बोल रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो उसके खिलाफ बोल रहे होंगे। तो राइटर्स भी आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए पाए जाएंगे, उनकी भी आपस में डिफरेंसेस आएंगे ऑफ ओपिनियन। आप किसके साथ हैं और क्यों हैं, आप किसी के साथ नहीं है तो क्यों नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई भी क्लेम करना है किसी भी बात को, तो यू विल हैव टू प्रूव इट बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट और फ्रॉम सम क्रिटिक, तब आपकी बात वैलिड होती है। और ये चीज़ जो होती है ये आपके रिसर्च आर्टिकल्स में और जो रिसर्च के आपके जो एसेज होते हैं या आपकी डिसर्टेशंस होती हैं, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जब भी कोई बात कोट करनी है, आपने किसी की भी कोटेशन उठाई है, तो आपने उसका रेफरेंस देना है पेज नंबर्स के हिसाब से भी। आप एक एक रेफरेंस देंगे। रेफरेंस में क्या चीज़ आती है, राइटर का नेम, बुक का नेम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो कि सिटी का नेम होता है, कंट्री का नेम नहीं होता है। मसलन अगर इंग्लैंड में पब्लिश हुई है लंदन में, तो लंदन लिखेंगे, इंग्लैंड नहीं लिखेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क लिखेंगे, अमेरिका नहीं लिखेंगे। फिर कॉलन लगा के उसके बाद जो है वो मैं पिछली रिसर्च की जो लेक्चर्स हैं उसमें बता चुका हूँ, वहाँ जाके पूरी डिटेल बता सकते हैं। तो सिटी का नेम, फिर पब्लिशर्स कौन है, मसलन पेंगुइन क्लासिक्स हैं या कोई भी है, वर्ड्सवर्थ क्लासिक्स हैं या कोई भी जो आप पब्लिशर्स हैं, ब्लैकवेल्स हैं। फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन के 19 समथिंग या 2000 समथिंग में कब पब्लिश हुई है वो, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पेज नंबर लिखना है। ये तो होता है रिसर्च आर्टिकल के लिए या डिसर्टेशन के लिए आपके जो है, या आपकी जो रिसर्च एसेज आप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसके लिए होता है कि आपने एक एक रेफरेंस देना होता है। ज़ाहिर आप पेपर में इतना डिटेल्ड रेफरेंस नहीं दे सकते, तो वहाँ आपकी कोटेशन राइटर के नाम के साथ ही चल जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करता चलूँ कि जो टीचर्स होते हैं उनको चक्करबाजी देने की कोशिश मत करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, हमारे क्लास फेलोज भी ऐसे होते थे, जो कहते थे कि हम जो अपनी तरफ से क्रिटिक्स के नाम बना के जो है वो लिखाए हैं कि फ़लाँ क्रिटिक जो है वो उसने ये बात की है, और कोई भी अपनी तरफ से। तो जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि किसने क्या बात की हुई है और कोई क्या बात कर सकता है। और दूसरा ये कि क्रिटिक्स के नाम जो होते हैं वो हमें ऑलमोस्ट सारे ज़बानी याद होते हैं, तो आप ये चक्करबाजियाँ देने की कोशिश ना कीजिएगा, उससे वो आपके मार्क्स कटेंगे ही, ज़्यादा नहीं होंगे। तो मेहरबानी कीजिएगा कि इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। फिर आपने कंक्लूजन किस तरह से देना होता है कि व्हाट डू यू थिंक, आपका नज़रिया क्या है, आप किस बात पे एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, वॉट एवर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइटर जो आपका रीडर जो आप पढ़ रहा है, आपको एग्जामिनर है, तो वो आपका बिगनिंग और एंडिंग को ख़ास तौर पे बेहतर तरीके से चेक करेगा, गौर से चेक करेगा किसने लिखा क्या, एंड किस तरह से किया। तो या तो आपका बेसिक ये होता है कि अब आप जब एसेज पढ़ेंगे तो आपने उसमें गौर करना है कि लोगों ने लिखे हुए किस तरह से हैं एसेज, और एंड किस तरह से किए हैं। क्या ओपन एंडिंग्स हैं कि उन्होंने डिसीजन जो है वो रीडर पे छोड़ दिया है, या उनकी क्लोज्ड एंडिंग्स हैं। जो आप अगर फॉर्मलिज्म और आप जो स्ट्रक्चरलिज्म के मेरे पिछले लेक्चर सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि ओपन एंडिंग्स किस तरह से होती हैं, कि एंडिंग जो है इज लेफ्ट अप टू द रीडर टू डिसाइड व्हाट्स व्हाट, यू आर सपोज्ड टू डिसाइड कि इसका मतलब क्या है, मीन्स कि इससे क्या हुआ या क्या होना चाहिए था।
होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। फिर भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका कंटेंट। ये नहीं है कि आप इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, आपको जितना भी लिखना है टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक लिखना है। हमारे डॉक्टर खटक होते थे एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे कहने लगे कि मुझे पार्ट टाइम लेक्चर्स दिए गए, पीएचडी करने जब वो गए अमेरिका, तो कहने लगे कि पार्ट टाइम लेक्चर्स दिए। तो वर्ड्सवर्थ मैंने जब पढ़ाया, तो उनके ये अल्फाज में बता रहा हूँ, तो कहने लगे जब मैंने वर्ड्सवर्थ पढ़ाया तो मैंने वर्ड्सवर्थ की एक पोइम उठाई और बच्चों को कहा कि इसके ऊपर जो है आप कुछ लिख के लेके आएंगे। तो कहने लगे कि जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने उस पोइम के ऊपर जो है, वो जो अमेरिकन थे उन्होंने उस पोइम के ऊपर जो है पूरी डिटेल्स लिखी, और जितने इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे उन्होंने सब कुछ लिखा, वर्ड्सवर्थ के बारे में लिख दिया, फलां के बारे में लिख दिया, उसकी बाकी पोइम्स के बारे में जनरलाइजेशंस कर दी, और जो पोइम थी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आपने इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपने टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक रहना है। ये चीज़ मुझे इंग्लैंड में सिखाई गई थी कि जब भी मैं इररेलेवेंट कोई छोटी सी भी बात कर देता, बहुत बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ही ब्रिलियंट कोटेशंस होती हैं, बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, मगर आपके एसेज में फिट नहीं आ रहे होते हैं। अब आपका दिल कर रहा होता है कि ये आइडिया भी मैं इधर डाल दूँ। तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने ये बात समझाई वहाँ पे, उसने कहा कि जो चीज़ रेलिवेंट नहीं है यू आर नॉट सपोज टू राइट इट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उसने कहा जब भी कोई 2-4 लाइन्स भी ऐसी आ जाती थी कि जो थोड़ी सी भी हट जाती थी टॉपिक से, तो वो सिंपली उसके साइड पे लिख देता था वेयर इज द टॉपिक, टॉपिक कहाँ पे है आपका, आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपने स्पेसिफिक और टू द पॉइंट रहना है, यू कैन नॉट निगलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। आपने डेविएट नहीं करना है किसी और तरफ, तो आपने बाकायदा इस पर विजिलेंट रहना है, आपने नज़र रखनी है कि कहाँ पे आप कहीं हट तो नहीं रहे हैं मेन टॉपिक से, क्योंकि अनकॉन्शियसली आप हटते हैं, आप कॉन्शियसली नहीं हटते हैं। तो अनकॉन्शियस को थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व करना है, आपने एक दफ़ा फिर पढ़ें उस ऐसे को, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। दूसरा ये कि आप जब एग्ज़ाम्स में ऐसे लिखने जाते हैं तो आपको जो टॉपिक दिया जाता है, आप थोड़ा सा 5 मिनट 4 मिनट लेंगे, उसमें उसके ऊपर सोचेंगे कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद आप चाहे पेपर की बैक पे या कहीं भी कुछ पॉइंट्स बना लेंगे, या आप अपने माइंड में पॉइंट्स बना लें, या पेपर के ऊपर ही पॉइंट्स बना लें, जो आपका रफ पेज बना लें, एक एंड में एक आखिरी पेज को थोड़ा सा एक कॉर्नर बना के उस पर रफ लिख के उसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना छोटा छोटा करके और पॉइंट्स बना लें कि ये पॉइंट्स जो है मैंने एलेबोरेट करने हैं, मैं इस तरह चलना है इस ऐसे के अंदर, तो उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ फिर उसके अलावा जो आपको बात करनी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, वो ये कि आपने जितनी वर्ड लिमिट मांगी गई हो आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखना है उससे, ये आपने ख्याल करना है। हाँ, 20-25 वर्ड्स ऊपर चल जाएंगे, 20-25 वर्ड्स नीचे चल जाएंगे, यानी कि अगर आपको कहा गया कि 400 वर्ड्स का लिखें तो आप 1000 का भी लिखने बैठ जाएंगे तो मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपकी पेपर के जो मैक्सिमम पेपर में जो आपके मार्क्स आ सकते हैं उतने ही आएंगे। से फॉर एग्जांपल के एक क्वेश्चन है, उसके 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उस पर 50 शीट्स भी भर दें उस क्वेश्चन के लिए, तब भी आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 20 में से ही मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा 25 मार्क्स नहीं मिलेंगे 20 में से। तो आप बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो इतना ज़्यादा लंबा करते जाते हैं कि जी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, या पता नहीं उनका क्या पॉइंट होता है। आपका वहाँ पे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता कि आप कितना जानते हैं, वहाँ पे ये देखा जाता है कि आप विद इन ए गिवन टाइम आप किस तरह से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, आप चीज़ों से किस तरह से बेस्ट जो उसके अंदर आपके अंदर पोटेंशियल है वो आप दिखा सकते हैं, या आप बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो दे सकते हैं। आपको इररेलेवेंट डिटेल्स लिखने की इजाज़त ही नहीं होती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इररेलेवेंट डिटेल्स में नहीं जाना, आपने सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट रखना है। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपको 400 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का कह दिया गया है तो आप उतना ही लिखें, आपको इससे ज़्यादा एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे उल्टा मार्क्स कट जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। कहेंगे क्या राइटर पढ़ता जाएगा क्योंकि हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि कितना, अब मेरी एक जो अब बच्चे पूछते हैं सर लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल 400 वर्ड्स होने चाहिए या 500 वर्ड्स होने चाहिए एक क्वेश्चन के लिए, वो कहते हैं सर कितने पेजेस होने चाहिए। तो उसका जवाब जो है मैं ये दूंगा
कि पेजेस काउंट करना नहीं पॉसिबल है। पेजेस काउंट करेंगे तो डिफरेंट हर किसी के पेजेस बनेंगे। मसलन मेरी राइटिंग इतनी छोटी है कि मैं एक लाइन के ऊपर 18 to 20 वर्ड्स मेरे आ जाते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पेजेस हमेशा कम बनेंगे। अब एक बाज़ बच्चे जो होते हैं वो ये करते हैं कि एक लाइन के ऊपर वो 3 लफ्ज़ लिखते हैं, 3 या 4 लफ्ज़ लिखे, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर 3-4 लफ्ज़ लिखे। जस्ट अवॉइड दिस हैबिट, क्योंकि जब आपको इतने पेजेस 3-3 लाइन्स पे पढ़ना पड़ेगा एक टीचर को, तो वो आपके मार्क्स वैसे ही काट लेगा। यू कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। ठीक हो गया। फिर ये है कि आप लोग जो है वो उसके लिए पॉइंटर यूज़ करें, उसके लिए फाउंटेन पेन यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी राइटिंग जो होती है वो थोड़ी सी समटाइम्स डिम होती है। पेपर्स जो आपके लिए जाते हैं वो बहुत ही 3rd क्लास क्वालिटी का पेपर होता है, तो उस पर जब डिम राइटिंग आएगी तो आपका इंप्रेशन उतना बेहतर नहीं पड़ेगा जितना कि क्लियर राइटिंग का पड़ेगा। आप दोनों से लिख के देख लें, पॉइंटर से भी लिख के देखें और फिर बॉल पेन से भी लिख के देखें, आपको राइटिंग में वाज़ेह फ़र्क पता लगेगा। तो ये आपको एक मैंने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टिप दे दी है। तो उसमें जो है फिर आपने ये करना होता है कि रिसर्च आर्टिकल में आपने अपनी तरफ से जो आपको चीज़ें याद भी होती हैं आप वो नहीं करते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि आप किसी जगह से कोटेशन जो है एज इट इज़ कॉपी करें, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और उसके बाद फिर पूरा उसका डिटेल्ड रेफरेंस आप देंगे। मगर यहाँ पे आप सिर्फ राइटर का नाम लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपको कोटेशन वैसी याद है, और या फिर अगर याद नहीं है तो आप अपने अल्फाज में भी समटाइम्स लिख देते हैं एक पेपर करते हुए। मगर इंग्लिश अगर आपकी गलत होगी तो बात फिर वहीं आ जाएगी। तो होप कि दिस हेल्प्स। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ब्रीफ कर दी हैं। रिसर्च आर्टिकल्स में यही होता है कि आपने बहुत ही केयरफुल रहना होता है। आप कोई इरेलीवेंट चीज़ें नहीं लिख सकती हैं। और रिसर्च आर्टिकल्स में या इसमें ये नहीं होता कि आपने जो पहले आपको सिखाया जी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने तलाश करने हैं या आपने गुड और बैड पॉइंट्स तलाश करने हैं। तो ये क्रिटिसिज्म में ये चीज़ नहीं होती। क्रिटिसिज्म में ये होता है कि आपने क्या क्या देखना है, किस किस एंगल से चीज़ों को देखना सीखना है। मसलन एक फेमिनिस्ट जो है वो औरतों के रोल के ऊपर फोकस करेगा तो वो उसका ऐसे एक डिफरेंट होगा। एक मार्क्सिस्ट जो है वो वैल्यू ऑफ मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ जो क्लासेस ऑफ सोसाइटी है या कुछ भी है उसके ऊपर बात करेगा। इसी तरह से एक स्ट्रक्चरलिस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पे मेनली बात करेगा, स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेगा, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर विद इन ए गिवन टेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर बात करेगा। ह्यूमनिस्ट क्रिटिक जो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे बात कर सकता है। साइकोएनालिटिकल क्रिटिक जो है अगर वहाँ पे ड्रीम्स की बात आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात आ रही है, थिंकिंग की बात आ रही है, ऑब्सेशंस की बात आ रही है कि बाज़ बंदों के जहन पे एक ही चीज़ सवार है तो वो ऑब्सेशन में आ जाती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं, या स्लीपलेसनेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, या कहीं पे जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माँ बेटे का रोल आ रहा है, बाप बेटी का रोल आ रहा है, माँ बाप का आपस में रोल क्या आ रहा है, और वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे इडिपस कॉम्प्लेक्स या कुछ भी जो भी किसी भी किस्म का जो है साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म में जाएगा तो वो उन चीज़ों को डिस्कस करेगा। अब समटाइम्स ये होता है कि थ्योरेटिकल अप्रोच में आप एक से ज़्यादा थ्योरीज अप्लाई कर देते हैं। मतलब आप साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म भी आपने कर दिया, आपने मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी कर दिया, स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी आपने इंक्लूड कर दिया, बिब्लिकल स्टडीज़ में भी आप चले गए कि उसमें आप देख लेते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या रिलीजन क्या रोल प्ले कर रहा है किसी बंदे की लाइफ को संवारने में या डिस्ट्रॉय करने में, या वट एवर। जिस तरह से टेस्ट ऑफ द रिवर विल्स है तो उसके अंदर रिलीजन जो है या मॉरल्स जो हैं वो किस तरह से उसकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो सारी चीज़, और रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हार्डी ने, थॉमस हार्डी ने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, और उसको बहुत सारे लोग जो थे उससे, जो रिलीजियस फिगर्स थी वो नाराज़ भी हुए उससे इसी बात पे कि क्यों ऐसा तुमने किया। बहरहाल तो इन चीज़ों पे भी आपने फोकस करना होता है। तो ये आपको होपफुली कि ये आपको बेसिक चीज़ें हैं ऐसे राइटिंग में वो समझ आ गई होंगी। अब आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपने इस नज़र से उसको ज़रूर देखना है कि उसमें उसने स्टार्टिंग किस तरह की है, एंडिंग किस तरह की है, उसने लिंकिंग ऑफ द सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स किस तरह से किया है। अगर उसने फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली किया है तो समझ जाए कि वो एक वीक राइटर है, क्योंकि ये चीज़ें जो है गुड इंग्लिश में नहीं चलती हैं। ठीक हो गया। हायर एजुकेशन में अच्छी इंग्लिश लिखने में आप एक ख़ास पैटर्न में लिखना सीखते हैं और उसी पैटर्न को लेके आप आगे चलते हैं। तो रिसर्च आर्टिकल्स में रेफरेंसेस होंगे, उसमें प्रॉपरली उसमें उससे ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी जितनी आप इन एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं या CSS के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी आपको एक रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए, क्योंकि उसमें आपने बहुत केयरफुल रहना होता है। आप कोई भी बात ऐसी नहीं कर सकते हैं कि जो आपकी जो है वो जिसका आपके पास प्रूफ नहीं हो।
आपको हर चीज़, जो भी बात आप करेंगे, यू विल हैव टू प्रूव इट बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, फ्रॉम सम क्रिटिक, फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो कि जिस पे आप बात कर रहे हैं, जिस पे आप डिबेट कर रहे हैं, तो उसका कोई रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। या अगर आप अपनी भी बात कर रहे हैं कि मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा उस बात को, इस तरह से नहीं है। और इस चीज़ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक लेक्चर जो है, ओज़िमेंडियास एक पोइम है, मैंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का कहा था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। ओज़िमेंडियास एक पोइम है, 14 लाइन्स की पोइम है, ओज़िमेंडियास बाय शेली। आप जो है वो नेट पे जाके उस पोइम को एक दफ़ा पढ़ें, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, अच्छी तरह से बैठ के घंटा 1.5 घंटा आप सोच लें उसके ऊपर। और उसके बाद जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने क्या क्या सोचा है उसके बारे में, मेन पॉइंट्स लिखते हैं। आई विल हैव अ लुक एंड देन उसके ऊपर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा ओज़िमेंडियास पे, और किस तरह से रिसर्च जो है किस तरह से की जाती है, या क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से आप उसके ऊपर करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे ओज़िमेंडियास के ऊपर। तो ओज़िमेंडियास जो है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और तीसरी चीज़, अब लास्ट चीज़ में बात करते जाते जाते मैं ये बात कर दूं कि पेपर्स का अब फिर जो है ये आ रहा है कि पेपर्स डिले किए जाएं। तो ये जहन में रखें कि हमारी गवर्नमेंट की कोई एक पॉलिसी भी फ़िलहाल नहीं चल रही है, हर तीसरे दिन कोई बयान चेंज हो जाता है। तो बाद में किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों ने, सबसे मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग स्टडीज़ को नेग्लेक्ट ना करना, आप साथ साथ अपनी स्टडीज़ जारी रखें, अपना सिलेबस कवर करते रहें और लाजमी स्टडी करें, इसको नेग्लेक्ट नहीं करें। कि अगर किसी भी टाइम डेट अनाउंस हो तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हों कि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से अब आप एकदम से पैनिक में आ गए, आप परेशान हो गए कि अब क्या होगा, और बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आनी शुरू हो गई, मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मैं तो तैयारी नहीं की है, कुछ भी है। तो आप लोग उससे बचने के लिए अब से आपके पास टाइम है। आपको नसीहत हो गई कि इस तरह से एकदम से डेट आ जाती है और ये किसी भी टाइम चेंज कर देती है हुकूमत। तो इसलिए आपने जो है अब गौर करें कि 10 दफ़ा इनके बयान आए हैं कि अब यूँ कर देंगे, फिर अब जवाब आता है कि अब यूँ होगा, फिर यूँ कर देंगे, फिर यूँ होगा, फिर यूँ कर देंगे, फिर यूँ होगा। तो इनका कोई एक प्रॉपर कोई वे आउट नहीं है। तो आप मेहरबानी ये कीजिए कि आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, मेहनत करें। कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहें कि जी इस ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अगर वो मुझे आता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान लिटरेचर, क्योंकि हमारे ज़माने में इंक्लूडेड नहीं था सिलेबस में, और बाद में मैंने उसको नहीं पढ़ा। तो मैं उसमें मैडम बुशरा की या किसी और की खिदमत लेके मैं उसके सर्विसेज में उनको कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इसमें थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए। तो वो उनका लेक्चर लेके हम डाल सकते हैं उसमें, तो अपलोड किया जा सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें कई स्ट्रेटजीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल तो उसमें भी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आप लोगों ने जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे जो कि मुझे आते हैं, तो मैं उसके ऊपर फिर जो है अभी फ़िलहाल मैं क्रिटिसिज्म के ऊपर कर रहा हूँ। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं मैं उनको कर रहा हूँ। बाद में मैंने डायरेक्टली सारे जितने भी एमए इंग्लिश में इंक्लूडेड हैं सिलेबस में, या बीए इंग्लिश में इंक्लूडेड हैं तो उस ग्रेजुएशन में, तो मैं सबको जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तो उन सब पे मैं जो है लेक्चर डाल दूंगा इंशाल्लाह। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए, मैं चेक करके उसको देख लूँगा। नहीं तो आप जो है ऑब्वियसली डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये है कि मैं आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं आपको उनका जवाब दे दूँगा। अदरवाइज़ ये है कि आपके पास ये ऑप्शन है, अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो कमेंट सेक्शन में भी जो है मैसेज कर सकते हैं। तो आई यूजुअली चेक कमेंट सेक्शंस, जो कि रीसेंट पोस्ट्स होती हैं उनके ऊपर मैं कमेंट सेक्शंस चेक कर लेता हूँ, जो मेरी रीसेंट पोस्ट्स बिल्कुल होती हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी बच्चे को, तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, तो आई रिप्लाई दैम। और अगर कोई ऐसी बात हो कि जिस पे मुझे मज़ीद जो है वो यहाँ पे लेक्चर की सूरत में एलेबोरेट करना पड़े, तो आई डू इट। तो इसलिए आपको किसी भी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप रिलैक्स रहें, और अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका। और कुछ बच्चों ने ये भी मेरे से पूछा है कि जी हम जो है वो बाज़ लोग ऐसे होंगे जो छापे लगाएंगे, नकल मारेंगे, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, मसलन सब्जेक्टिव पेपर है, कुछ भी है, तो वो जाके नेट से देख के लगा लेंगे। तो मेरी बात मैं उनके लिए सिर्फ इतनी बात करूँगा कि वो लोग फिर ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं होंगे। जब वो यहाँ से जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो लोग यहाँ पे ये समझ लें कि लॉकडाउन ख़त्म होता है और कुछ भी होता है, क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होती हैं और फिर पुराने सिस्टम की तरफ हम 12 वही क्लासेस सिस्टम है, पेपर्स आते हैं,
तो उसमें जब वो लोग लिखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी राइटिंग्स में कोई इतनी बात नहीं होगी और वो उस वक्त ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो बाद में आप प्रॉब्लम्स में आए, उससे बेहतर यही है कि अभी आप मेहनत करके और उसमें चीटिंग ना कीजिए, अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको ईजी लगे, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।